सफलता आपके भी कदम चूमेगी। लेसन नंबर 1, एक्सेप्ट द चैलेंजेस। दोस्तों कहते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव हमें चलते रहने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ईसीजी में एक सीधी लाइन का मतलब होता है कि हम जिंदा ही नहीं हैं। साल 1991 का वो समय था जब रतन टाटा जी को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया था, और इसके कुछ साल के बाद 1998 में टाटा मोटर्स के द्वारा ही देश की पहली पैसेंजर कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया गया था। ये कार रतन टाटा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट कही जाती थी, जिस पर उन्होंने जी तोड़ मेहनत की थी। पर अफसोस ये कार मार्केट में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और ये बुरी तरह से फेल साबित हुई, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स को काफी लॉस उठाना पड़ा था। अब कंपनी को लॉस में जाता हुआ देख टाटा के फाइनेंशियल एडवाइजर्स और कुछ शेयर होल्डर्स रतन टाटा जी को अपनी कार प्रोडक्शन यूनिट बेचने की एडवाइस देते हैं। अब रतन टाटा जी को मजबूरन ये फैसला मानना पड़ता है और वो इस डील को लेकर उस टाइम की सबसे बड़ी कार कंपनी फोर्ड के पास पहुंचते हैं। अब दोस्तों फोर्ड ने उनके डील में इंटरेस्ट तो दिखाया था, पर उस टाइम के फोर्ड के सीईओ बिल फोर्ड ने जाने अनजाने में रतन टाटा की इंसल्ट भी कर दी थी। बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी से कहा कि जब आपको पैसेंजर कार के बिजनेस का नॉलेज ही नहीं है तो आपको इसे शुरू करना ही नहीं चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, हम आपका ये बिजनेस खरीद कर आप पर एहसान कर रहे हैं। अब रतन टाटा जी को बिल फोर्ड की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो बिल फोर्ड को बिना कोई सवाल का जवाब दिए डील कैंसिल करके इंडिया वापस लौट गए। अब दोस्तों अगर कोई और होता तो शायद बिल फोर्ड से बहस में उलझकर अपने आप को सही प्रूव करने की ट्राई करता, पर रतन टाटा जी ने बिल फोर्ड द्वारा की गई इंसल्ट को मोटिवेशन के रूप में यूज किया और टाटा इंडिका की कमियों को दूर करने में लग गए। कुछ समय के बाद ही उन्होंने मार्केट में इंडिका के न्यू वर्जन को लॉन्च किया, जिसका नाम था इंडिका V2। और शायद मुझे यहाँ बताने की जरूरत भी नहीं है कि टाटा इंडिका वर्जन 2 कितनी बड़ी हिट साबित हुई थी। अपनी पहले सक्सेस के बाद रतन टाटा जी लगातार टाटा मोटर्स को ग्रो करते रहे और अगले कुछ ही सालों में इसे दुनिया की टॉप कंपनीज के बीच लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ जहां टाटा सफलता के झंडे गाड़ते हुए आगे बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ साल 2008 आते आते फोर्ड कंपनी की हालत खराब हो गई और कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आ खड़ी हुई। ऐसे में फोर्ड ने अपने 2 कार ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर को बेचने का डिसीजन लिया। और दोस्तों जैसे ही रतन टाटा जी को इस बात की खबर लगी, उन्होंने तुरंत ही फोर्ड से इन दोनों कार कंपनीज को खरीदने का फैसला कर लिया। रतन टाटा जी का ये फैसला काफी सरप्राइजिंग था, क्योंकि उस टाइम पूरी दुनिया मंदी की चपेट में थी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो पूरी तरह से डूबने के कगार पर खड़ी थी। ऐसे में सबको लगने लगा कि बिल फोर्ड से बदला लेने के चक्कर में रतन टाटा जी ने एक गलत कदम उठा लिया है, लेकिन रतन टाटा जी ने तो ये फैसला एक लॉन्ग टर्म प्लान को सोच कर लिया था। एक्चुअली उस टाइम रतन टाटा जी लग्जरी कार्स के बिजनेस में भी एंट्री करने की सोच रहे थे और इस सिलसिले में जैगुआर और लैंड रोवर जैसे आइकॉनिक लग्जरी ब्रांड्स को खरीदना उनके लिए एक तीर 2 निशाने जैसा था। और इसीलिए जून 2008 में रतन टाटा जी ने फोर्ड से जैगुआर और लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में खरीद लिया था। कहा जाता है कि जब रतन टाटा और बिल फोर्ड के बीच ये डील हो रही थी, उस समय बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी से वही बात दोहराई जो उन्होंने रतन टाटा को पहले भी कही थी, लेकिन इस बार उसमें थोड़े से चेंजेस थे। इस बार बिल फोर्ड के शब्द थे कि आप हमारी ये कंपनी खरीदकर हम पर एहसान कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ रतन टाटा जी ने अपने इमोशंस को अपना मोटिवेशन बनाकर अपने अपमान का बदला ले लिया था। हर इंसान को रतन टाटा जी से सीख लेनी चाहिए। हमें भी अपने इमोशंस, गुस्से को मोटिवेशन की तरह यूज करना चाहिए ताकि हम भी सक्सेस को अचीव कर सके। रतन टाटा जी ने अपनी लाइफ में हमेशा से ही चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है और शांत रहकर मजबूती से उसका सामना किया है, क्योंकि किसी महान शख्स ने ही कहा है कि योर सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। लेसन नंबर 2, बिलीव इन योरसेल्फ। दोस्तों जब रतन टाटा जी ने फोर्ड की दोनों कंपनीज जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का डिसीजन लिया, उस समय उनके इस डिसीजन के विरोध में भी कई आवाजें उठी, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि एक इंडियन कंपनी लग्जरी कार्स के बिजनेस को नहीं चला सकती। अब साल 2000 में जब रतन टाटा जी ने टेटली नाम की ब्रिटिश टी कंपनी को खरीदने का डिसीजन लिया था, तब भी उन पर कई सारे सवाल उठाए गए थे। पर रतन टाटा जी को लोगों से ज्यादा अपने फैसले पर भरोसा था और उसी भरोसे के दम पर ही उन्होंने हर विरोधी को गलत साबित करके दिखाया। जरा सोचिए, अगर रतन टाटा जी उस समय लोगों की बात मान लेते और इन दोनों बिजनेसेस में अपना हाथ नहीं डालते, तो क्या टाटा आज उस मुकाम पर होती जहां हम उसे आज खड़ा देखते हैं? टाटा के पास आने के बाद जैगुआर और लैंड रोवर की सेल्स काफी पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गई है और ये दोनों कंपनीज टाटा मोटर्स के लिए काफी प्रॉफिटेबल भी हुई है। वहीं अगर बात टी कंपनी टेटली की करें तो फिर 1990 में टेटली लिप्टन के बाद से वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट टी ब्रांड था,
जबकि टाटा टी वर्ल्ड की लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंपनी थी। टी प्रोड्यूसिंग का मतलब चाय पत्ती बनाती तो थी, लेकिन उसे किसी ब्रांड के अंडर नहीं बेचा जाता था। ऐसे में रतन टाटा जी ने नोटिस किया कि पूरे भारत में 50 से ज्यादा टी गार्डन होने के बावजूद भी उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। और यही वजह थी कि जब टेटली के मालिकों ने अपने ब्रांड को बेचने का फैसला किया तो फिर रतन टाटा जी ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया और 271 मिलियन यूरोज में टेटली को खरीद लिया। यह किसी भी इंडियन कंपनी के द्वारा किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड का सबसे बड़ा एक्विजिशन था, जिसके साथ टाटा टी इंटरनेशनल लेवल पर न सिर्फ सेकेंड लार्जेस्ट टी कंपनी बनी, बल्कि ये यूनिलीवर और लॉरे जैसे ग्लोबल कंपनीज की भी आंख में आंख मिलाकर उनके साथ कंपटीशन में शामिल हो गई। दोस्तों, रतन टाटा जी का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड मेक देम राइट। यानी कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं फैसले लेता हूँ और फिर उन्हें सही बनाता हूँ। अपने फैसले पर अडिग रहना और उसे सही साबित करने के लिए मेहनत के इंतहा से गुजर जाना ही रतन टाटा जी की सक्सेस का सीक्रेट रहा है। लेसन नंबर 3, ट्रस्ट, वैल्यूज एंड कमिटमेंट आर मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। दोस्तों, टाटा ग्रुप की स्थापना करने वाले जमशेद जी टाटा ने जिस तरह लोगों के बीच इस कंपनी के ट्रस्ट को बनाए रखा था, रतन टाटा जी ने भी उस लेगेसी को बखूबी बरकरार रखा है। रतन टाटा जी के लिए कंपनी की वैल्यूज और उसका कमिटमेंट हमेशा ही पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। और यही चीज हमें साल 2016 में भी देखने को मिली, जब रतन टाटा जी ने साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन के पद से हटा दिया था। हैरानी की बात तो ये थी कि ये वही साइरस मिस्त्री थे जिन्हें रतन टाटा जी ने खुद चेयरमैन बनाया था। साल 2012 में जब रतन टाटा ने टाटा सन्स के चेयरमैन की पोस्ट से रिटायरमेंट ली, तब उन्होंने साइरस मिस्त्री को बोर्ड का चेयरमैन बना दिया था। लेकिन चेयरमैन बनने के बाद साइरस टाटा के वैल्यूज और कमिटमेंट से ज्यादा प्रॉफिट पर फोकस करने लगे। अब शुरुआत में तो रतन टाटा जी ने साइरस की 1-2 गलतियों को माफ किया, लेकिन जब यह गलती साइरस की लाइफ का पार्ट बन गई, तब रतन टाटा जी ने उनको कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अगर साइरस की सबसे बड़ी गलती की बात करें तो साल 2009 में एक जापानीज कंपनी एनटीटी डोकोमो ने टाटा टेली सर्विसेज के 26.5% शेयर 13,500 करोड़ रुपए में खरीदे थे। उस समय टाटा ग्रुप ने एनटीटी डोकोमो से ये वादा किया था कि वो जब चाहे तब इन शेयर्स को बेच सकते हैं, और अगर कोई बायर नहीं मिला तो फिर टाटा खुद उनके शेयर को खरीद लेगा और बदले में उन्हें उनके शेयर का मिनिमम 50% वैल्यू लौटा देगा। अब इस डील के कुछ सालों के बाद साइरस मिस्त्री को रतन टाटा टाटा सन्स का चेयरमैन बना देते हैं। हालांकि उस समय टेलीकॉम सेक्टर मंदी के दौर में था और टाटा डोकोमो भी लॉस में चल रहा था। समय के साथ लगातार बढ़ता हुआ लॉस को देखकर साल 2014 में एनटीटी डोकोमो ने यहां से एग्जिट करने का मन बना लिया था और फिर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसने टाटा से उनके शेयर्स को वापस खरीदने की रिक्वेस्ट की। अब डील के अनुसार टाटा ग्रुप को एनटीटी डोकोमो के शेयर्स वापस लेने थे, पर इससे टाटा कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो रहा था, जिसे देखते हुए साइरस मिस्त्री पैसे वापस देने से इनकार कर देते हैं। अब डोकोमो को इस बात से काफी झटका लगता है, क्योंकि उन्होंने तो टाटा पर भरोसा करके उनके साथ इस डील को साइन किया था। ऐसे में डोकोमो ने इस बात से नाराज होकर टाटा के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में धोखाधड़ी का लीगल केस फाइल कर दिया। और दोस्तों, जब रतन टाटा जी तक यह बात पहुंची तब उन्हें बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने जिस टाटा ग्रुप को ट्रस्ट और रेप्यूटेशन पर खड़ा किया था, साइरस मिस्त्री के इस एक फैसले से ही उसकी छवि पर दाग लग गया था। टाटा पर लगे इस दाग को हटाने के लिए रतन टाटा जी ने साइरस मिस्त्री को साल 2016 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन की पोजीशन से हटवा दिया और उन्हीं के ही कहने पर टाटा ग्रुप के द्वारा साल 2017 में डोकोमो को $1.27 बिलियन का पेमेंट भी किया गया। दोस्तों, रतन टाटा जी का मानना है कि एक बिजनेस हमेशा ही ट्रस्ट के ऊपर चलता रहा है, और अगर ट्रस्ट ही नहीं रहेगा तो वह बिजनेस लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। इसीलिए कभी भी टेम्पररी प्रॉफिट के लिए अपनी वैल्यूज को नहीं भूलना चाहिए। लेसन नंबर 4, बिजनेस फॉर फिलैंथ्रोपी। दोस्तों, आज टाटा ग्रुप के पास लग्जरी कार बनाने वाली लैंड रोवर और जैगुआर है। वह एयर इंडिया की मालिक है। देश के टॉप टेक कंपनीज में अपनी जगह बनाने वाली टीसीएस भी टाटा ग्रुप की ही है। इनफैक्ट चाहे नेटवर्थ की बात करें या फिर प्रॉफिट की, रतन टाटा जी का टाटा ग्रुप हमेशा मुकेश अंबानी के रिलायंस से आगे ही रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिर क्यों रतन टाटा जी का नाम आज तक देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन की लिस्ट में नहीं आया। हालांकि इस सवाल का जवाब एक इंटरव्यू में देते हुए रतन टाटा जी कहते हैं कि मुकेश अंबानी एक बिजनेसमैन है और मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। एक बिजनेसमैन होने के नाते अंबानी चाहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी सुपर पावर बने, और एक इंडस्ट्रियलिस्ट होने के नाते मैं चाहता हूँ कि भारत में कोई भी गरीब न रहे और मेरे देश में भुखमरी से किसी की मौत न हो। दोस्तों, रतन टाटा जी का ये जवाब उनकी मानसिकता और दरियादिली को दिखाता है।